आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू के दिल्ली दौरे के बाद मुल्क में सियासी पारा चढ़ने लगा है। तमाम अपोजिशन जमातें जहां इसे अजीम इत्तेहाद से जोड़ते हुए बड़ा कदम बता रही हैं, वहीं बीजेपी तेलुगु देशम पार्टी की खो रही जमीन तलाशने की मुहिम को तेज कर रही है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि गले मिलने से दिल नहीं मिलता। वाज़ेह है कि चंद्रबाबू नायडू ने कल कांग्रेस सदर राहुल गांधी, एनसीपी सदर शरद पवार, जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी लीडर मुलायम सिंह और यूपी के साबिक सीएम अखिलेश यादव समेत कई अहम लीडरान से मुलाकात की थी। इस मौके पर राहुल गांधी ने एक साथ मिलकर बीजेपी को हराने का दावा किया तो दिगर लीडरान ने मुल्क के मौजूदा हालात पर फिक्रमंदी का इजहार किया। इस दौरान सीबीआई, आरबीआई के अलावा नफरत आमेज हालात से निपटने पर भी चर्चा हुई। इस मामले पर सभी एक बात कहते नजर आए कि मुल्क को बचाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना जरूरी है। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, शरद यादव, बीएसपी सरबराह मायावती समेत दिगर लीडरान से भी मुलाकात कर चुके हैं। मैं खुशी से इस बात को कह सकता हूं कि जो भी इस तरह की बातचीत होगी उससे हल निकलेगा और लोकतंत्र में बातचीत होनी चाहिए। चंद्रबाबू नायडू जी बहुत सीनियर लीडर हैं, मेरी उनसे बात हुई थी। मैं क्योंकि सुबह चला जाऊंगा, लेकिन मैंने उनसे कहा कि ये जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं इससे मैं भी सहमत हूं कि कैसे सभी दलों से बातचीत हो, जो एक फ्रंट बने या गठबंधन बोले, महागठबंधन बोले, कुछ भी बोलें। और सवाल ये है कि देश को जरूरत है, देश को इसलिए जरूरत है कि जब हम बात करें, इतना बड़ा हमारा देश है तो सोचो नौजवान कितने हैं और किसान अभी भी आत्महत्या कर रहा है, कितने बच्चे मर जाते हैं। तो ये सवाल भी हमारे देश के सामने, अगर तरक्की खुशहाली कुछ हिस्से में आई है तो खाई भी पैदा हुई है। आपकी सर टेलीफोनिंग बातचीत हुई थी, टेलीफोन के बाद वो राहुल जी से मिलते हैं, क्या मायावती जी भी आ रही हैं? देखिए, मैं इस बात को कहता हूं कि उनकी मायावती जी से पहले मुलाकात हो चुकी है, उनकी बातचीत हुई है और सभी दलों से मिलना ही अच्छी बात है। मैं चंद्रबाबू नायडू जी को बधाई देता हूं कि कम से कम वो सभी लीडर से मिल करके कुछ बातचीत तो कर रहे हैं। लोकतंत्र में बातचीत से तो हल निकलेगा। देखिए, चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली का जो दौरा किया वो उनका मकसद ये था कि नॉन बीजेपी के सभी बड़े नेताओं से मुलाकात करना और महागठबंधन का जो गति से आगे बढ़ रहा है उसका एक फॉर्म जो चुनाव, लोकसभा के चुनाव से पहले तैयार करना है, उस संदर्भ में एक बड़ा कदम उन्होंने उठाया। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता से मिले, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता शरद पवार साहब के घर गए, सीताराम येचुरी से मिले, मुलायम सिंह से मिले, अखिलेश से मिले और सबसे ज़्यादा राहुल गांधी से मिले। और उन्होंने ये बात तस्लीम कर ली है कि राहुल गांधी जो है अपोजिशन की प्रिंसिपल पार्टी। ये सब, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। कांग्रेस सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी है और कांग्रेस को बड़ी जिम्मेदारी के साथ सबको साथ लेके चलना है। और ये अच्छी बात है कि राहुल गांधी ने भी चंद्रबाबू के इस कदम का स्वागत किया है और बयान दिया है कि हम पिछले तमाम बिटरनेस या हमारे एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो भी हमने किए थे उन सबको बंद करके भूल कर आज और आज के बाद से 2019 के चुनाव तक के हम एक साथ खड़े होंगे और किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रहने नहीं दिया जाएगा। देखो भैया, ये गलबहियां से गठबंधन की गारंटी नहीं होती। अभी गले मिलेंगे, फिर गले से बिछड़ेंगे, मिलेंगे, ये सब सारी चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि जब कोई नीति नहीं हो, कोई कार्यक्रम नहीं हो, कोई सैद्धांतिक कमिटमेंट और प्रतिबद्धता नहीं हो, तो इस तरह के गलबहियों के कार्यक्रम चलते रहेंगे और इन गलबहियों के कार्यक्रमों के माध्यम से गठबंधन का रास्ता तय नहीं होता। खुद अपनी सत्ता बचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं और जिस बड़े उद्देश्य से एनटी रामाराव जी ने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की थी, उसको पहले तो चंद्रबाबू को इन्होंने बैकस्टॉप किया, धोखा किया, एनटी रामाराव को इन्होंने बैकस्टॉप किया, धोखा दिया। अब तेलुगु देशम पार्टी के आदर्शों को ही धोखा देकर अपने सत्ता को बचाने के चक्कर में कांग्रेस की जेब में बैठने का प्रयास चंद्रबाबू कर रहे हैं। गुड लक टू हिम। कांग्रेस पार्टी का कहावत यह है, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे। और एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इत्तेहादी महाज की तश्कील के लिए आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू की साख पर सवाल उठा दिए। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि वही तेलुगु देशम पार्टी है
जो गुजरात फसादात के वक्त बीजेपी की हिमायत कर रही थी। इसके अलावा उनके एनडीए में रहने के दौरान रोहित वेमुला और मोहम्मद अखलाक जैसे मासूमों का कत्ल हुआ, तब वो क्या कर रहे थे। आंध्र प्रदेश का मुद्दा उठाते उन्होंने पूछा कि उनके हुकूमत में फसाद कैसे हुए और तसादुम में अजीज और आजम का किस तरह कत्ल किया गया। अवाम भूली नहीं। हालांकि ओवैसी के बयान के बाद एनसीपी ने उनकी जहनियत पर सवाल उठाए हैं। पार्टी लीडर माजिद मेमन ने कहा कि अब पता चला कि लोग एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम क्यों कहते हैं। जो विरोधी पक्ष के तमाम नेताओं की मीटिंग दिल्ली में हुई है, इस संदर्भ में एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने जो बात कही है, मुझे इससे दुख हुआ। एक मुसलमान लीडर जो मुसलमानों को, अपने आप को मुसलमानों का नेता कहता है और मुसलमानों की भलाई के लिए काम करने की बात करता है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक महाज में न खड़े होते हुए उसकी टिप्पणी कर रहा है। दुख की बात है कि उस ओवैसी को जानना चाहिए कि इन हरकतों से आप भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं और लोग आप पर तोहमत लगाते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम हो। इधर कर्नाटक कांग्रेस के सीनियर लीडर रोशन बेग ने राम मंदिर के बयान पर वजाहत पेश की है। साबिक रियासती वजीर बेग ने कहा कि वो मुल्क के कशीदा हालात हैं, उनको देखते हुए बयान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मामला अदालत में जेर समाअत है, इसलिए किसी को बोलने का हक नहीं है। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी लीडरान के हालिया बयानों को ड्रामा बताया। बेग ने कहा कि 4 साल खामोश रहने के बाद हालात खराब देखकर उनके बयान आने लगे हैं। वाज़ेह है कि कल बेग ने कहा था कि वो राम मंदिर के खिलाफ नहीं है और राम मंदिर यहां नहीं तो क्या पाकिस्तान में बनेगा। राम मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा, ये सवाल उठाया था कांग्रेस के सीनियर लीडर रोशन बेग साहब ने। आइए सिलसिले में उनसे ही बात करते हैं और इस बयान के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। साहब, ये बयान जो है, अचानक आपका ये बयान आया था कि राम मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा। क्या आप राम मंदिर बनाने के पक्ष में हैं? देखिए, ऐसा है कि आज मुल्क में जो हालात हैं उसके मद्देनज़र बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले ये सब नया नया नाटक शुरू किए हैं। जब उनको पता चला कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कमज़ोर हो रही है और आइंदा पार्लियामेंट इलेक्शन 2019 में भी आहिस्ता आहिस्ता उनकी साख गिर रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, गैस का दाम बढ़ गया है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, आवाम में गुस्से का एक लहर पैदा हो रही है। तो इसको छुपाने के लिए अब फ़ौरन ये राम मंदिर की बात करने लगे। अब ये आर्डिनेंस की भी बात करने लगे हैं। अब इतने दिन से आर्डिनेंस की बात नहीं कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि आर्डिनेंस लाएंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि 2019 के इंतखाबात जैसे जैसे करीब आएंगे, ये माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, सोसाइटी को पोलराइज करने की कोशिश करेंगे, हिंदू और मुसलमानों में तनाव पैदा करने की कोशिश करेंगे। हमें एक फ़र्ज़ बनता है कि हमारी कौम को एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ दे, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एहसास तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये बयान दिया कि भाई, अगर इतने सालों से आप अगर आर्डिनेंस लाना था तो 4-4.5 साल पहले क्या कर रहे थे आप? उस वक्त आर्डिनेंस याद नहीं आया। मामला जब कोर्ट में चल रहा है तो जब मामला कोर्ट में जो होगा उसके आगे हम सर झुकाएंगे, मगर कोर्ट के पहले ये आर्डिनेंस लाना, ये सब जो है गिमिक्स कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई, राम मंदिर यहाँ नहीं बनेगा तो कहाँ पाकिस्तान में बनेगा, मगर ये नाटक मत कीजिए, ये नाटक को रोकिए। मुसलमान खिलाफ नहीं है मंदिर के। कई राजाओं ने, कई हमारे बादशाहों ने मंदिर बना के दिए हैं। हम और ऐसा माहौल मत क्रिएट कीजिए कि मुसलमान खिलाफ है, मुसलमान खिलाफ है। हम खिलाफ नहीं है। जगह का वाद विवाद चल रहा है, वो मामला कोर्ट में है। शुक्रिया। रोशन बेग साहब का कहना है कि उनके बयान का जो मतलब है वो सीधा माहौल को ठंडा करने या फिर माहौल को अमन करने के लिए जो है उन्होंने ये बात कही थी, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोर्ट के मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं। कोर्ट का फैसला जो भी होगा वो सबके लिए मानना होगा। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, जी मीडिया, बेंगलुरु।
इधर कर्नाटक में बीजेपी उम्मीदवार के कांग्रेस पर शामिल होने को लेकर जेडीएस ने बीजेपी पर तंज किया है। पार्टी लीडर दानिश अली ने कहा है कि रियासत के ज़िमनी इंतखाबी नतायज 2019 का मुस्तकबिल तय करेंगे। वाज़ेह है कि रामनगर असेंबली हलके से बीजेपी उम्मीदवार एल चंद्रशेखर ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और इसी दौरान चंद्रशेखर ने रियासती सदर येदियुरप्पा समेत दीगर लीडरान पर धोखा देने का इल्जाम लगाया है। चंद्रशेखर कांग्रेस के एमएलसी सीएम लिंगप्पा के बेटे हैं और उन्होंने 2 हफ्ते पहले ही बीजेपी ज्वाइन की थी। उपचुनाव की कैंपेनिंग के आखिरी दिन कांग्रेस चाणक्य माने जाने वाले रियासती वजीर डीके शिव कुमार ने इसका ऐलान किया। वाज़ेह है कि रामनगर सीट से सीएम कुमारस्वामी की अहलिया अनीता जेडीएस से उम्मीदवार हैं, जिसको कांग्रेस की भी हिमायत हासिल है। इसके बाद इस सीट पर अनीता की जीत तय मानी जा रही है। देखिए, ये सिर्फ कर्नाटक तक महदूद नहीं है। यहाँ के बाई इलेक्शंस का रिजल्ट जो है मुल्क की सियासत का रुख तय करेगा। जैसा कि हमने कहा कि जो जनरल इलेक्शन था कर्नाटक का, उसने मुल्क की सियासत का रुख तय किया और जब हम इस बात को कहते थे तो कोई नहीं मानता था। आपने देखा किस तरीके से मुल्क की सारी ऑपोजिशन पार्टीज एक प्लेटफॉर्म पर नजर आई। हम लगातार इस बात को, हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि ये जो बाई इलेक्शंस है ये सिर्फ एक एमएलए एमपी जिताने के लिए नहीं है, ये मुल्क की सियासत तय करेंगे कि किस रुख में जो है मुल्क की सियासत जा रही है। तो इसलिए बहुत अहमियत रखते हैं ये इलेक्शन और इसलिए हमें पूरा यकीन है कि कर्नाटक की आवाम, ये 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो आवाम है, शिमोगा, बल्लारी, रामनगर, जामखंडी और मांड्या, ये 5 जगह लोग जो है बढ़ चढ़ करके इस अलायंस के उम्मीदवारों को वोट देंगे और बीजेपी को 5 जगह हराने का काम करेंगे। देखिए, बीजेपी में बहुत सारे लोग रियलाइज करना शुरू कर दिए हैं कि बीजेपी क्या है और बीजेपी में जो रियलाइज कर लेता है कि बीजेपी का एजेंडा क्या है और बीजेपी का आइंदा जाकर 2019 में वो हारेगी, ये जो समझ जाता है वो ऐसा ही करेगा और ये कर रहे हैं और हम वेलकम करते हैं। बहुत अच्छी बात हुई। देखिए, उनके पिताजी पहले भी कांग्रेस के एमएलसी रह चुके हैं, अभी भी हैं। उनको बल्लारी में चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस ने डाला है, मगर इधर जो हो रहा है ये सिर्फ पैसे के ऊपर व्यापार हो रहा है। दिस इज ए ब्लैकमेल। कांग्रेस को ऐसा लगा कि हम उधर का जो उनका अलायंस कैंडिडेट है जनता दल का, वो हार जाएंगे, इसीलिए कैसा ही करके ये डीके शिव कुमार और उनके बंधु डीके ब्रदर्स जो हम बोलते हैं, दोनों मिलके ये व्यापार की है, ये ब्लैकमेल की है। क्योंकि आज भी उनका जो पत्रकार परिषद हुआ वो डीके सी का भाई का घर में ही हुआ। इसका मतलब ये है कि आप बल्लारी में बैठ के इधर का कैंडिडेट विड्रॉ करने का, उनके ऊपर प्रेशर डालना और ब्लैकमेल करने का टैक्टिक्स कर रहे हैं। ये आप हार जाते हैं, ये डर में आपकी। एक तरफ कर्नाटक हुकूमत टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश मनाने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी जानिब बीजेपी समेत कुछ सख्तगीर तंजीमें इसकी मुखालफत कर रही हैं। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ कर्नाटक में शेर मैसूर टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश मनाने की तैयारी शुरू हो गई है, तो दूसरी तरफ टीपू मुखालिफ तंजीमें इसकी मुखालफत करती नजर आ रही हैं। यहाँ एक बदलाव ये है कि इस बार जेडीएस के हाथ में रियासत की क़यादत है, लेकिन सरकार कांग्रेस की हिमायत से चल रही है। लेकिन दोनों जमातें टीपू सुल्तान को अजीम मुजाहिद आज़ादी होने की वजह से जश्न मनाने का ऐलान कर रही हैं। ऐसा एक मैसूर संस्थान का जो टेम्पररी राजा थे, उनके पिता हैदर अली इधर आ गए और वो और टिप्पू सुल्तान, विशेष रूप में टिप्पू सुल्तान ने जो इधर का समाज और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया है, उसके हम खिलाफ है पहले से। इट इज़ नॉन पॉलिटिकल। कौन सा पार्टी है, जनता दल है या कांग्रेस है, इसका सवाल नहीं है। जो भी है तो भी ये देश का सवाल है, स्वाभिमान का सवाल है, धर्म का सवाल है, मैसूर और कोडगु का सवाल है। Want to rake up an issue. Why Tipu Jayanti? When they were in power, why did they celebrate Tipu Jayanti? Why they are saying this now? This is only to polarize this natak. Now they will start with Tipu Jayanti. Now they are coming with Ram Mandira. टीपू सुल्तान इज हीरो ऑफ कर्नाटका एंड होल इंडिया। एक तो उन्होंने अंग्रेज़ों को भगाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और वक्त पड़ने पर अपने बच्चों को रहन रखा
और सारा कर्नाटक का हर आदमी उनको जानता है और उनको मानता है और उनको बहुत बड़ा हीरो मानता है। ये बात अलग है कि बीजेपी जो है महात्मा गांधी को का हाल क्या किया सबको मालूम है। और महात्मा गांधी जी ने टीपू सुल्तान के बारे में बहुत अच्छे अल्फाज कहे हैं। उन्होंने कहा है कि ही वॉज द फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। अभी महात्मा गांधी को जो नहीं मानते वो टीपू सुल्तान को भी नहीं मानेंगे। टीपू मुखालिफ कमेटी ने कल पीसी कर बाकायदा इसकी मुखालिफत का ऐलान किया था, जबकि जेडीएस के सीनियर लीडर दानिश अली का कहना है कि अगर टीपू कौम परस्त नहीं है तो इस मुल्क का कोई भी शहरी वतन परस्त नहीं हो सकता है। ये जो सरकार है हमारा टैक्स पेयर्स का हम पैसा से ये हम सरकार टीपू जयंती मना रहे हैं। इसका विरोध में हम लोग गया 4 साल से हम लोग सड़क में उतर के हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो आज का जो सरकार है कुमारस्वामी का सरकार, कुमारस्वामी जो हो गया उनका पिताजी देवेगौड़ा जी पिछले सरकार में जब वो अपोजिशन पार्टी में थे बनाए थे। ये टिप्पू है, ये कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर है। कोई सरकार टैक्स पेयर्स का मनी में से पैसों से उसका जयंती मनाना नहीं चाहिए। जिसको भी चाहिए वो अपना अपना ऑफिस में करना चाहिए। देखिए जेडीएस का स्टैंड पहले दिन से क्लियर था। टीपू सुल्तान इस देश के पहले और शायद इकलौते राजा रहे जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी जान दी। कोई आरएसएस और भाजपा का नेता जो है अंग्रेजों से लड़ते हुए ना तो मारा गया ना जेल गया। और इस देश में अगर टीपू सुल्तान देशभक्त नहीं है तो मैं समझता हूं कि कोई भी देशभक्त नहीं हो सकता। टीपू सुल्तान के यौम पैदाइश की मुखालिफत को दरकिनार करते हुए सीएम कुमारस्वामी ने इसे करने का फैसला किया है, लेकिन रियासत में 5 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं, इसलिए ये मामला उठना कोई हैरानकुन नहीं है। लेकिन मुखालिफत करने वाली तंजीमों को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की बात याद रखनी चाहिए, जिन्होंने पिछले कर्नाटक दौरे में टीपू सुल्तान को मुल्क का अजीम मुजाहिद आजादी होने की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और दिल्ली में अजीम इत्तेहाद की तश्कील की कवायद का अमल तेलंगाना में भी शुरू हो चुका है, जहां पर रियासत की कुल 119 सीटों में से कांग्रेस 95 सीटों पर लड़ेगी, जबकि टीडीपी समेत दीगर इत्तेहादी पार्टियों के लिए 26 सीटें छोड़ी गई हैं। और इस मामले में रियासती कांग्रेस लीडर ने पार्टी सदर से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने ऐलान किया है कि 8 नवंबर को कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम की पहली फहरिस्त जारी हो जाएगी। Discussion took place with Honorable Congress President. The final decision of the entire list of Telangana will be announced on 8th or 9th. मित्र पक्ष 95 में कांग्रेस करेगा, बाकी 24 सीट अलायंस को छोड़ रहा है। टुडे फ्रॉम अमंग 119 सीट्स करीबन 95 सीट में कांग्रेस जहां लड़ेंगे, बाकी तो अलायंस को जाएंगे। और 95 सीट में 62 सीट का रखने का प्रस्ताव आज था, मगर 57 सीट का आलोचना हुआ है। बाकी सीट का बाद में आलोचना होगा। आज 57 सीट का बातचीत हो गया, मगर द टोटल लिस्ट विल बी डिक्लेयर ऑन 8th नाइट। अभी किसी का कोई सीट डिक्लेयर नहीं होगा। पूरा सीट डिक्लेयर होने का बाद 8 तारीख या 9 तारीख सुबह पूरा लिस्ट। इधर तेलंगाना पुलिस असेंबली इंतखाबात के लिए हर तैयारी कर लेने का दावा कर रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जितेंद्र कुमार ने कहा है कि वोटिंग को अमन के साथ कराने को पुलिस सारे इकदाम कर रही है। Dates for the polls were announced. Thereafter, entire police machinery is geared up to conduct the free and fair, peaceful poll. Already, all the polling stations, criticality mapping and vulnerability mapping has been completed, and bandobast plan is being prepared accordingly. Already 24 companies of CAPF have already arrived in the state. They are allotted to different regions in the state. They are conducting flank marches. They are also moving in the area. They are covering
क्रिटिकल प्लेसेस। हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि सारा इलेक्शन काफ़ी पीसफुल रहेगा विदाउट एनी मेजर इंसिडेंट। पूरा नेटवर्क है, पूरा ऑफिसर्स डिप्लॉयड हैं, वो लोग इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं हमारे को। और इन पास्ट आल्सो हमारी इंफॉर्मेशन नेटवर्क हैज़ बीन गुड। वी नॉट ओनली यूज इंफॉर्मेशन आवरसेल्फ, वी शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर्स आल्सो। तो इलेक्शंस को लेकर के पूरी मुस्तैदी की बात कही जा रही है और अब देखना यह होगा कि पुलिस के दावे कितने बेहतर साबित होते हैं। तो इन तमाम तैयारियों को लेकर के पुलिस ने अपनी हिकमत अमली भी तैयार करनी शुरू कर दी है। तो नाज़रीन, सलाम दक्कन में अभी इतना ही। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे 5 राज्यों में या 5 रियासतों में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसको लेकर हमारा बेहद खास बुलेटिन रियासत की सियासत बुशरा खानम फहद के साथ।